हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई अभी तक हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 चैप्टर आ चुके हैं और तीनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए न्यूमेरिकल सहित। तो आज जो हमारे ये चैप्टर है वो आरबीएससी का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि वास्तव में जब एनसीईआरटी का जब सिलेबस था ना तो उसके अंदर तो क्या होता था कि एनसीईआरटी के अंदर ये जो अभी जो हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे उन दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर था और इन दोनों का ही एक ही चैप्टर था। इन टोटल कितने हैं 2, लेकिन आरबीएससी ने इनको 4 चैप्टरों में कन्वर्ट कर दिया और एक आध टॉपिक है जो इसके अंदर नए जोड़े गए हैं, एक आध छोटे मोटे टॉपिक इसमें हटाए भी गए। जैसे वांडीग्राफ जनित्र का जो टॉपिक होता था वो एनसीईआरटी में तो था लेकिन आरबीएससी में नहीं। तो ये आगे की किसी वीडियो में आपको कवर करवा देंगे। अभी हमारे केवल आरबीएससी चलती है। आरबीएससी के चारों चैप्टर कवर होने के बाद में एनसीईआरटी का एक आध अगर कोई टॉपिक बचेगा तो हम आगे के वीडियो में वो कवर करवा देंगे, है ना। बाकी इन दोनों के सिलेबस में कोई ज्यादा फर्क नहीं, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम है, डिटो है एकदम, है ना। तो आज हम ये चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत धारिता। क्या नाम है भाई? विद्युत धारिता नाम है। ये देखो विद्युत धारिता क्या चीज होती है, देखिए विद्युत धारिता, विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो देखो भाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या चीज होती है वास्तव में। तो ये जो विद्युत धारिता वास्तव में क्या होती है ये तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन विद्युत धारिता या इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए हमें पहले कुछ खास टॉपिकों को पढ़ना होगा जिसके बारे में पहले हम बात करते हैं। और उस टॉपिक का नाम है डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस यानी परावैद्युत पदार्थ। क्या नाम है भाई? परावैद्युत पदार्थ। ये देखो भाई परावैद्युत पदार्थ क्या चीज होता है। तो परावैद्युत पदार्थ है वास्तव में कुचालक पदार्थ को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? जो इंसुलेटर होते हैं ना, कुचालक पदार्थ, नॉन कंडक्टर होते हैं, उन्हीं को वास्तव में परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे लकड़ी होती है वो कुचालक पदार्थ की श्रेणी में आती है लेकिन उसको हम परावैद्युत पदार्थ की तरह काम में नहीं ले सकते। इसके कुछ रीजन होते हैं जो हमारे इस लेवल पे तो नहीं है। तो परावैद्युत पदार्थ और कुचालक पदार्थ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही कम अंतर है। यानी हम ऐसा मान सकते हैं बेसिकली कि जो परावैद्युत पदार्थ है वो वास्तव में कुचालक पदार्थ ही होते हैं। तो ये परावैद्युत पदार्थ क्या चीज होती है? परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं कर सकती। देखो कैसे, हम जानते हैं कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ना के बराबर, यानी आवेश वाहक नहीं होते हैं और इसी वजह से इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। सेम ऐसा परावैद्युत पदार्थ में होगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में नाभिक के आकर्षण बल द्वारा प्रबलता से बंधे रहते हैं और धारा को ले जाने के लिए वो मुक्त नहीं होते हैं। तो यानी परावैद्युत जो पदार्थ है वो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं, है ना। और इसके अलावा ये विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन इनमें खास बात क्या है? ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करने का मतलब है कि इनको हम आवेशित कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही इन परावैद्युत पदार्थों को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, मान लो ये आपका परावैद्युत पदार्थ ऐसे, तो इसके इस तरफ तो आ जाता है माइनस और इसके इस तरफ आ जाता है प्लस। ये कैसे होता है? चालकों में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनावेशित वस्तुओं को आकर्षित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाता है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से प्लस उत्पन्न हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें बिल्कुल यानी इस तरफ प्लस आ जाता है, इस तरफ माइनस आ जाता है, लेकिन इसकी कहानी उससे थोड़ी सी अलग होती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे इसी लेक्चर के अंदर, है ना, थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तो परावैद्युत पदार्थ की डेफिनेशन क्या है कि परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत का चालन तो नहीं करते हैं लेकिन उनको विद्युत क्षेत्र में रखने पर या उनके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर वो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। यानी कई प्रकार की आवेश से संबंधित घटनाएं उनसे संबंधित की जा सकती है, या हम ऐसा देखते हैं कि उनके एक तरफ प्लस आ जाता है एक तरफ माइनस आ जाता है ना, और इनका खुद का भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि परावैद्युत जो पदार्थ होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो परावैद्युत जो पदार्थ है डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस है, इसके 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है एक तो होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय और अध्रुवीय का क्या कनेक्शन है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या चीज होती है।
तो ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ के अंदर क्या होता है? अभी देखो, जो स्टूडेंट होते हैं उनके इसमें क्या दिक्कत होती है कि प्रावैद्युत पदार्थ का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में थ्योरी ज्यादा है ना, 2-3 पेज की थ्योरी होती है, जिसको विद्यार्थियों को याद करने में काफी दिक्कत होती है। याद करते हैं तो भी यानी बार बार याद करने के बाद में भूल जाते हैं, छोटी मोटी दिक्कतें होती है, बीच बीच में से कई प्रकार की लाइनें भूल जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, एक बार अगर आपने सारा कुछ समझ लिया है ना, सारा मैं बिल्कुल एकदम आपको दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए बताऊंगा। लास्ट में एक लाइन खींच के बीच में इस तरफ ध्रुवीय इस तरफ अध्रुवीय, दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊंगा। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपको थ्योरी याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, जीवन भर नहीं भूलोगे आप, है ना। एक बार नोट्स पढ़ने के बाद में हमेशा के लिए याद रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ क्या चीज होती है। ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ, देखो ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ क्या चीज होती है, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे दी जाती है कि ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाते नहीं होते। यानी ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ जिन अणुओं से मिलकर बना होता है, हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, तो इसके प्रत्येक अणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है। ध्यान रखना है, संपाती नहीं होता है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, कई बार इसमें संपाती लिख देंगे तो एक तो ये गलती कभी नहीं करनी, ध्रुवीय के अंदर यानी जो ध्रुवित है पहले से ध्रुवीय है, पहले से ध्रुवीय होने के मतलब ध्रुव है उनमें, यानी धनावेश अलग है ऋणावेश अलग है ना, दोनों के केंद्र अलग अलग। देखो कैसे, मान लो आपकी जैसे इसका जो हमारे जो ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं, इसका एग्जांपल होता है जैसे एक तो H2O, क्या है H2O, एक HCl, एक KCl, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं। इनमें अब क्या होता है, मान लो ये कोई एटम है, मान लो जैसे सोडियम का है ना, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है, ये इसका नाभिक, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, और बार बार कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1, है ना, कितना ही तो होता है 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 11, 8 2 10 और 1 11। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सारा ऋणावेश है जो इलेक्ट्रॉनों के रूप में इसमें, तो ये नाभिक है वो तो बिल्कुल बिंदुवत होता है, एकदम बिल्कुल एकदम 10⁻⁻15 मीटर दूरी तक केंद्रित होता है, छोटा सा होता है केंद्र। तो प्रोटॉन सारे इसके अंदर है, तो धनावेश का केंद्र तो इसके अंदर हो गया यहाँ पर, है ना, इसको हमने प्लस से लिख दिया। अब ऋणावेश का केंद्र यहाँ कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन तो सारे यहाँ घूम रहे, तो इसको आपको ऐसे समझना है। हमने एक चीज पढ़ी थी, याद करो, अगर कोई आपके पास में एक गोला है और उस गोले के ऊपर Q आवेश है, तो उससे बाहर स्थित बिंदु पर R दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता था, E आउट बराबर KQ/R²। कैसा ही तो होता था। अगर मैं इसकी जगह इतना का इतना आवेश रख दूं, Q केवल एक बिंदु की जगह, और इतनी ही दूरी R पर विद्युत क्षेत्र निकालूं, तो वो कितना आएगा, E आउट बराबर KQ/R²। इन दोनों को देखकर आपको यह पता चलता है, वहां भी मैंने बता रखा है कि इसका मतलब है कि अगर कोई गोले को आवेशित यानी किसी गोले को आवेशित करते हैं, तो उस गोले के बाहर स्थित बिंदु के लिए यह गोला एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है, यानी दोनों का सेम सूत्र आता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है, यानी इस गोले के संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। यदि हम इसको दूर से देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा इसके अंदर होता है। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव कहां पे मिलता है, हमें नाभिक पर, है ना, और हम इसके परमाणु के नाभिक को ऐसे बनाते हैं प्लस माइनस, और बाद में सारा परमाणु, है ना, यानी इसके इलेक्ट्रॉनों के सारे प्रभाव को यानी ऋणावेश को इसके नाभिक में केंद्रित माना जा सकता है ना। ये इसका कारण देखो, ये है, ये रीजन है ना। तो अब देखो आगे पढ़ते हैं। अब ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है। संपाती नहीं होने का मतलब क्या है कि थोड़ा से ये विस्थापित होते हैं। जैसे मान लो कोई परमाणु है आपका या कोई भी अणु है, तो अणु में प्लस एक तरफ होगा और माइनस एक तरफ होगा, है ना। ये तो कौन सा होता है, ये तो होता है अध्रुवीय, और ये कौन सा होता है, ध्रुवीय होता है ना। तो ध्रुवीय में प्लस माइनस इस प्रकार एक दूसरे से अल्प विस्थापित होते हैं, है ना। तो इसके अंदर देखो इस प्रकार का ये तो अध्रुवीय अणु है, ये कैसा अणु है, ध्रुवीय अणु है। अब इसकी एक और चीज होती है जिससे हम ध्रुवीय अध्रुवीय का पता लगा सकते हैं, और वो है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2a, या D लिख दो, बीच की दूरी D, है ना। P बराबर Q इंटू 2 यानी D, है ना। ये D क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, इस प्रकार। यही तो हमने पढ़ा था। ये क्या है आपका द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमने पीछे के चैप्टर में पढ़ रखा है ना। द्विध्रुव आघूर्ण है भाई, क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब इसके अंदर अगर आप खास तौर से देखो तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है -Q आवेश से +Q आवेश की ओर,
ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, काम में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका ए ध्रुवीय अणु है। कौन सा अणु है? ए ध्रुवीय। ए ध्रुवीय अणु है तो प्लस माइनस दोनों एक ही जगह है, तो डी का मान कितना हो जाएगा? देखो बीच में कोई दूरी नहीं, तो डी का मान 0 हो जाएगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण 0। तो यहां से इसकी एक परिभाषा और बनेगी। क्या बनेगी? कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है। इसके अलावा उनका द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 नहीं होता। कैसे? ये कौन सा अणु है? ए ध्रुवीय अणु है। कौन सा अणु है? ए ध्रुवीय। क्यों? क्योंकि इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे की क्या है? संपाती। एक चीज तो यहाँ पर ये कहानी समझ में आती। दूसरा, अगर आप गौर से देखो तो ये आपका कौन सा है? ये है आपका ध्रुवीय अणु। कौन सा अणु है? ध्रुवीय अणु है। ये कोई भी मॉलिक्यूल है, ये ध्रुवीय है ना। अब ये जो ध्रुवीय अणु है, इसमें प्लस माइनस एक दूसरे से दूर है, चाहे ये दूरी ना के बराबर हो, लेकिन है ना, कुछ ना कुछ ये दूरी पर है। बीच की दूरी डी है। डी का मान 0 नहीं, क्यू का मान तो 0 वैसे ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें पी का मान 0 नहीं होगा और इसमें पी का मान 0 होगा। तो इसकी एक डेफिनेशन ये बनती है कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है। इसके अतिरिक्त द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी, प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी 0 नहीं होता, नॉन जीरो वैल्यू होती है ना। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, है ना। ये इसकी गहराई तक वही सारी जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। हालांकि किताबों में इतना स्पष्टता से आपको समझ में नहीं आएगा, या 7-8 बार पढ़ने के बाद में आप अच्छे से इसको समझ पाते हो, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ध्रुवीय अध्रुवीय क्या चीजें होती। अब इनके बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। तो देखो इसमें छोटी छोटी बातें करते हैं। बिल्कुल देखो, अब इसमें क्या होगा कि जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है उनका एग्जाम्पल होता है तो H2O, एक HCl, एक KCl। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो पानी है वो ध्रुवीय अणु होते हैं। वो कैसे अणु होते हैं? ध्रुवीय। ये भी ध्रुवीय होते हैं। क्यों होते हैं ध्रुवीय? क्योंकि इनमें H प्लस और Cl माइनस दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। अब देखो इसका अगर हम चित्र बनाए तो चित्र में हाइड्रोजन तो ये हो गया और क्लोरीन ये हो गया। क्लोरीन बड़ा होता है ना हाइड्रोजन से, तो बिल्कुल ऐसा हो गया। अब देखो H प्लस से इसका हमने एक इलेक्ट्रॉन की कमी, Cl माइनस से इसका हमने एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इसका ऋणावेश का केंद्र यहाँ पर हो जाएगा और इसका धनावेश का केंद्र यहाँ, है ना। तो बताओ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस डायरेक्शन में? पी की दिशा इस डायरेक्शन में। अगर पी की दिशा इस डायरेक्शन में है, यानी पी का मान यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है, यानी पी का मान 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा अणु है? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है ना। इस अणुओं से जो पदार्थ मिलकर बनेगा वो कौन सा पदार्थ कहलाएगा? वो कहलाएगा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ऐसा ही HCl H2O में कैसे होता है? H2O में ये तो ऑक्सीजन इसका बड़ा एटम और ये आपका हाइड्रोजन छोटे एटम, है ना। हम जानते हैं H2O में क्या होता है? H प्लस और O2 माइनस। कैसा होता है देखो, है ना। यहाँ पर इस पे 2 माइनस होता है, तो यहाँ पर 2 माइनस है, एक माइनस का और दूसरा माइनस का, 2 बार लिख दिया इसको, 2 है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। तो एक माइनस को इस प्लस के साथ ऐसे कर दो और एक माइनस को इस प्लस के साथ ऐसे कर दो, तो P इस डायरेक्शन में, P इस डायरेक्शन, माइनस से प्लस की ओर होती है डायरेक्शन इसकी। तो इसका जो P रिजल्टेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, बीच का कोण वगैरह निकाल के हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी जो PR है, यानी PR का मतलब परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, वो 0 नहीं है। ऐसा हमने न्यूमेरिकल किया था, याद करो तो आप, हमने ऐसा लिया था कि यहाँ पर तो -2q है, यहाँ पर +q है, यहाँ पर +q है, और हमने कहा था इस निकाय का नेट द्विध्रुव आघूर्ण निकालो तो √3, है ना। ऐसा आया था Q × L, इसकी भुजा L ली थी हमने, याद करो देखे, है ना। पीछे के लेक्चर में देख लेना, न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। अब देखो इसके बाद में तो हमने ये देखा कि H2O है और KCl है और HCl है। ये ऐसे अणु होते हैं जो ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, और इनसे जो पदार्थ मिलकर बनते हैं वो कैसे पदार्थ कहलाते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। कैसे पदार्थ कहलाते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, है ना। अब इसके बाद में देखो और क्या हो सकता है। अब हमें ये देखना है, ये तो बात थी एक एक अणु की। अब तक जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे थे? हम एक एक अणु की बात कर रहे थे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? संपूर्ण पदार्थ के बारे में। अब संपूर्ण पदार्थ के अंदर क्या होगा? अगर आप गौर से देखो, अगर सारे द्विध्रुव ऐसे हो उसमें, यानी सारे के सारे जो अणु है वो ऐसे हो, इसका मतलब ये प्रत्येक क्या है? द्विध्रुव है। तो हम यहाँ क्या शब्द यूज करेंगे? द्विध्रुव यूज करेंगे, है ना।
यहाँ पर हम क्या शब्द यूज करेंगे, द्विध्रुव, ये सारे द्विध्रुव है। तो इसमें अब ये होगा कि ये जो द्विध्रुव है सारे ये इसके अंदर होते हैं, और इसके अंदर होने की वजह से एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, इसकी वजह से तो ये परावैद्युत पदार्थ आवेशित हो जाना चाहिए या किसी न किसी प्रकार का विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करना चाहिए। आवेशित तो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमें यह देखना है कि अगर ये अणु ऐसे हैं तो इसका मतलब ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करना चाहिए अपने आप ही, है ना, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जितने भी अणु होते हैं इस प्रकार ये सारे यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं। कैसे व्यवस्थित रहते हैं? यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं। माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये देखो एक दूसरे के द्विध्रुव आगमन को क्या कर देते हैं, कैंसिल। जैसे ये वाला ये इधर जाएगा माइनस प्लस, ये इधर जाएगा, दोनों कैंसिल कर देंगे। ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी हम ऐसा इसके अंदर ऐसा कह सकते हैं कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अंदर जितने भी अणु होते हैं या जितने भी द्विध्रुव होते हैं ये सारे यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं या यादृच्छिक रूप से इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि ये एक दूसरे के द्विध्रुव आगमनों को, यानी एक का द्विध्रुव आगमन पी इधर होगा तो दूसरे का इधर, तो एक दूसरे के द्विध्रुव आगमन को निरस्त कर देते हैं। और इस प्रकार इस ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का जो नेट द्विध्रुव आगमन है, यानी इस पूरे पदार्थ का, अब की बार पूरे पदार्थ का लेंगे, पूरे पदार्थ का नेट द्विध्रुव आगमन क्या हो जाता है, 0। ये कब होता है? सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। विद्युत क्षेत्र क्या है इस समय? अनुपस्थित है, यानी विद्युत क्षेत्र यहाँ पर जो है वो क्या है, अनुपस्थित है। तो जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है इस समय ये सारे के सारे अणु, ये सारे के सारे अणु, सारे के सारे द्विध्रुव इस प्रकार यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं कि एक दूसरे के द्विध्रुव आगमन को कैंसिल कर देते हैं। यानी यहाँ पर पी आर क्या आ जाएगा, 0। इस प्रकार पूरे परावैद्युत पदार्थ का जो नेट द्विध्रुव आगमन है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। ये कब होता है? विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर जैसे हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे इस प्रकार की, तो एक चीज याद करो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो क्या था कि जब किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखो, देखें ऐसे, तो क्या होगा? जब किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है भाई, बल और बलागुण लगता है। बल तो 0 होता है लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग होने की वजह से बलागुण 0 नहीं हो पाता है। तो बलागुण 0 नहीं होगा तो इस आवेश को, तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में खींचता है, इस आवेश को इस डायरेक्शन, और ये क्या करता है, ये घूमता है, घूमकर इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये डायरेक्शन इसकी मूल अवस्था होती है, यानी इस समय ये स्थायी संतुलन की अवस्था में होता है। ये हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था कि जैसे किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो घूमकर उसके ऊपर बलागुण लगता है जो उसको घुमाता है, और वो घुमाकर उसको इस स्थिति में हमेशा लेकर आ जाता है। कैसा नहीं होता है? बिल्कुल ऐसा इसके अंदर होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे सारे के सारे द्विध्रुव घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। कैसे संरेखित होते हैं? ऐसे देखो, ऐसे इस प्रकार संरेखित हो जाते हैं सारे के सारे। देखो सारे के सारे द्विध्रुव में क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अब इसमें क्या कहानी होती, ये वाला माइनस इस वाले प्लस को, ये वाला माइनस इस वाले प्लस को, ये इस प्रकार अंदर वाले सारे एक दूसरे के प्लस माइनस को, क्यों? क्योंकि ये इसके अति निकट होते हैं। ये वाला प्लस इस माइनस के बहुत ज्यादा निकट है तो ये कैंसिल कर देते, तो इसके एक तरफ तो क्या बच जाता है, प्लस, और दूसरी तरफ क्या बच जाता है, माइनस। तो देखो देखिए चालक में और परावैद्युत पदार्थ में इस प्रकार एक तरफ प्लस माइनस आने की कहानी सेम है या अलग अलग है? इनकी कहानी दोनों की क्या है, अलग अलग है ना। लेकिन ये आवेश भी इसके अंदर अलग होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे ना। अब देखो, तो मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अंदर क्या क्या पढ़ा, एक बार शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमने ये पढ़ी थी कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, और प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आगुण 0 नहीं होता है। इसमें ये लाइन याद रखना, प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आगुण 0 नहीं होता है। और जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तब ये सारे द्विध्रुव यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिससे ये एक दूसरे के द्विध्रुव आगुण को कैंसिल कर देते हैं, और पूरे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का जो नेट द्विध्रुव आगुण है वो 0 हो जाता है, पूरे पदार्थ का 0 हो जाता है ना। ये हमने पढ़ा। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो उन सभी द्विध्रुवों पर एक बलागुण लगता है, जिसकी वजह से वो घूमकर
विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं और उस पदार्थ में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यानी जब इस पे विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है, नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि देखो इस प्रकार व्यवस्थित हो गए थे सारे, इस प्रकार व्यवस्थित होंगे और विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, तो सारे घूम के यानी इस प्रकार सेट हो गए। अब ये इस प्रकार सेट हो गए तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती? इस तरफ तो आ गया माइनस, इस तरफ क्या आ गया प्लस, तो माइनस से प्लस क्यों होती? तो पी वेक्टर की दिशा इस दिशा में। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? नेट द्विध्रुव आघूर्ण। और नेट द्विध्रुव यानी उसके दो ध्रुव बन जाते हैं। कहने का मतलब क्या? उसमें दो ध्रुव बन जाते हैं ना, और उस ध्रुव बनने के कारण उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं पीछे पढ़ रखा। P बराबर Q इंटू डी होता है, थोड़ी आगे बात करेंगे। तो इसमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। किस तरफ होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। और ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये इसके बारे में कंप्लीट जानकारी है जो आपके काम की है, आपके लेवल के हिसाब से सारी थ्योरी कंप्लीट करवा दी है ना। अब हम बढ़ते हैं अध्रुवीय, उसके बाद में हम देखेंगे दोनों के बीच में अंतर क्या है, कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको और भी इसके अंदर बताऊंगा, है ना। तो देखो आगे क्या होगा इसमें। पढ़ेंगे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या चीज है? ध्रुवीय तो हमने पढ़ लिया। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अंदर क्या होता है? तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं नॉन पोलर, इनको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस, है ना, ये इसका नाम होता है ना। देखो तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की डेफिनेशन और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो अणु है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये तो होता है अध्रुवीय और ये जो है वो होता है ध्रुवीय। इस प्रकार प्लस माइनस, ये तो होता है ध्रुवीय। कौन सा होता है? ध्रुवीय। कंफ्यूजन नहीं हो रहा आपको? ध्रुवीय और ये होता है अध्रुवीय। कंफ्यूज नहीं हो रहा बिल्कुल भी इसके अंदर, ध्रुवीय और अध्रुवीय, है ना। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं। क्या होते हैं? संपाती होते हैं, इनमें संपाती होते हैं, है ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल होते हैं N2, H2, O2, CO2 और ट्रांसफार्मर ऑयल, है ना। ट्रांसफार्मर ऑयल, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जो ऑल्टरनेटिंग यानी करंट बढ़ेंगे ना, यानी प्रत्यावर्ती धारा, उसके अंदर बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। ये किसके? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में इस प्रकार के अगर अणु है या इन अणुओं से अगर वो मिलकर बना है तो इसका मतलब वो कौन सा पदार्थ होगा? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होगा। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में मेन चीज तो क्या होती है कि इसके अणुओं में, ध्यान रखना है, डेफिनेशन में गड़बड़ नहीं करनी है। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं, यानी एक बिंदु पर होते हैं। ये भी मैंने पीछे बता दिया किस प्रकार होता है। अब इसके अंदर एक चीज और होती है, अगर ये देखो संपाती है यानी धनावेश और ऋणावेश एक ही जगह है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा P बराबर Q इंटू डी। डी का मान 0 है, दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं, एक दूसरे के ऊपर ही है ना। दोनों एक ही बिंदु पर है, एक यहाँ और दूसरा इसी बिंदु पर है। डी 0 है तो द्विध्रुव आघूर्ण भी कितना होगा? 0, है ना। यानी हमें ये यहाँ पे देखने को मिला कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का, इसका प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कितना होता है? 0। ध्रुवीय में प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता था। अब देखो आगे, अगर इसके प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है तो इसका मतलब क्या है? जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा या जब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, आपके पास में ये पदार्थ है, ये इस प्रकार का, और ये सारे इसके क्या है? मॉलिक्यूल है, ये अणु है इसके, ना। तो इन अणुओं में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे की क्या होगा? संपाती होगा। भी क्या होगा? संपाती। देखो ऐसे, कैसे तो होगा? एक दूसरे की क्या होगा? संपाती। अब जब ये एक दूसरे के संपाती है तो प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 0। कितना होता है? द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो यानी ई वेक्टर का मान कितना हो? 0। ई वेक्टर कितना हो? 0, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है वो यहाँ पर अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, है ना।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एब्सेंट हो, तो उस समय इसके प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0। अब जब प्रत्येक का 0 है तो सभी का अपने आप ही कितना हो गया 0, तो इसका पी नेट यहां पर कितना होगा 0। कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। यह चीज आपको समझ में आई। अब याद करो ध्रुवीय में क्या होता था, ध्रुवीय के अंदर क्या होता था, ध्रुवीय में प्रत्येक का 0 नहीं होता था। ध्रुवीय ऐसा होता प्रत्येक का 0 नहीं होता था, इस प्रकार प्रत्येक का 0 नहीं होता था। देखो ऐसे होता था, लेकिन यहां पर प्रत्येक का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता था, लेकिन ये सारे यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होने के कारण एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल कर देते थे, जिससे इसका भी पी नेट कितना होता था 0। कब, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। यानी जब ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों में बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है, तो ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, यानी इनकी ना तो एक साइड प्लस आता है ना एक साइड माइनस आता है ना। जैसे हम नॉर्मल पदार्थों को देखते हैं सभी को, यानी किसी प्रकार का विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, वरना तो अपने आप ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इनके अंदर, है ना। या जो कि ऊर्जा संरक्षण के भी खिलाफ है, बिना ऊर्जा दिए विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वास्तव में चाहे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हो चाहे अध्रुवीय परावैद्युत या अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हो, दोनों के अंदर जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो उनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। कितना होता है, नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। लेकिन 0 कैसे होता है, दोनों की कहानी अलग अलग है। इसमें तो प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है, इसमें प्रत्येक का 0 होता है। प्रत्येक का 0 तो बाकी सबका अपने आप ही 0। इसमें प्रत्येक का तो 0 नहीं होता है, लेकिन सारे यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं, और इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कर देते हैं, कैंसिल, जिससे इसका भी नेट द्विध्रुव आघूर्ण पूरे पदार्थ का कितना हो जाता है 0। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में दोनों का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। कैसे होगा, ये दोनों की कहानी अलग अलग है। तो थ्योरी में विद्यार्थियों की यही मिस्टेक होती है, और कुछ नहीं होता है ना। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से में क्या लिखना है या कैसे होगा, पढ़ने के बाद में भूल जाते हैं, है ना। तो ये आप अगर आपको अच्छे से समझ में आया, अगर आपकी क्लैरिटी होगी इसमें, तो बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब देखो इसके जो एग्जाम्पल हमने पढ़े उनमें एक खास एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा अणु है, अध्रुवीय अणु है। जो CO2 है ना, वो कैसा अणु है, अध्रुवीय अणु है। क्या इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में ठोस अवस्था वाला चैप्टर पढ़ा था, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा था नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये हमें फिजिक्स बताती है। केमिस्ट्री में इसके बारे में कोई खास कोर्स दे नहीं रखा है, तो ये हमें कौन बताता है, फिजिक्स। कैसे, अब कार्बन बड़ा है कि ऑक्सीजन, बड़ा किसका एटम होता है, ऑक्सीजन का। तो ये तो कार्बन और ये आपका ऑक्सीजन। कार्बन पे कार्बन की संयोजकता होती है +4, ऑक्सीजन की होती है -2। कितनी होती है, -2। तो इसका मतलब है कि इसमें -2, यानी हम इसको कैसे लिखते हैं, C4+ एंड O2-। तो O कितने हैं, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता है तो इनके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश, यानी -2 और इस पे +4। तो इसको क्या लिख देंगे, +2। तो एक तो बन गया -2 का ये वाला P, और एक बन गया +2 और -2 का ये वाला। अब यहाँ पर आपको खास तौर से ध्यान रखना है, क्या मैंने इसकी ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो इसकी संरचना है, वो सही बनाई है क्या, ये सही है या ये सही है, दोनों में से कौन सी इसकी स्ट्रक्चर सही है, ये आपको बताना है। यहाँ पर भी विद्यार्थी कई प्रकार की गलती कर देते हैं, ये वाले सही है, ये वाले गलत है। ये H2O की होती है ना, किसकी होती है, H2O की होती है। केमिस्ट्री में पढ़ा था आपने, इसकी संरचना क्या होती है, कैसे होती है, ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़ लेना, लेकिन इसकी संरचना ऐसी होती है। तो इसको ऐसे बनाने की गलती मत कर देना। हालांकि ये तरीका सही देखो हमारा ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसमें द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं हो रहा है। तो देखो कैसे, ऊपर वाली संरचना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर +4 को लिख देंगे +2, यहाँ पर 2-, यहाँ पर 2-, है ना। अब देखो 2- और +2 एक द्विध्रुव इस प्रकार का बन गया, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर होती है डायरेक्शन। एक 2- और +2 ये बन गया, तो इसके डायरेक्शन इस डायरेक्शन, है ना। तो ये दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पर PR, दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ
कि प्रत्येक अणु का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। प्रत्येक अणु का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। अब जब प्रत्येक का 0 है तो ये अपने आप ही पूरे पदार्थ का क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर पी नेट भी कितना होगा, पूरे पदार्थ का 0 होगा, है ना। तो आपको मेरे हिसाब से पता चल गया होगा कि CO2 अध्रुवीय अणु कैसे है ना। और इस अणु से अगर कोई पदार्थ मिलकर बनता है तो वो कौन सा पदार्थ होगा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। कौन सा पदार्थ होगा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होगा। अब इसके आगे देखो, अब ये तो हमने देख लिया कि जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो पी नेट का मान इसमें 0 होता है। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मान लो आपने इस परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रख दिया, ई वेक्टर रख दी, ई वेक्टर लगा दी, है ना। विद्युत क्षेत्र इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो आपका जो अणु है इसका, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, इस अणु के प्लस पर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब इधर तो क्या है, कोई धनावेशित प्लेट है और इधर कोई ऋणावेशित प्लेट है। और विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर जाता है, तो ये डायरेक्शन तभी होगी जब इस तरफ प्लस वाले प्लेट और इस तरफ माइनस वाले प्लेट और बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा है ना। अब देखो, ये जो प्लस वाले प्लेट इधर है तो प्लस वाले में प्रत्याकर्षण, माइनस वाले में आकर्षण। तो ये जो अणु है वो इस प्रकार का हो जाता है, माइनस। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये वाला प्लस इस अणु के माइनस को अपनी तरफ खींचता है और इस वाले प्लस को प्रतिकर्षित करता है। ये माइनस वाला इस वाले प्लस को खींच लेता है, जिससे प्रत्येक अणु इस प्रकार थोड़ा सा क्या हो जाता है, इस प्रकार का चित्र के हिसाब से बन जाता है। और इनके धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अल्प विस्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, अल्प विस्थापित हो जाते हैं। देखो है ना, अल्प विस्थापित हो गए। अब ये वाला माइनस इस प्लस को कैंसिल, ये वाला माइनस इस प्लस को कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल। तो एक तरफ तो क्या आ गया, प्लस, और दूसरी तरफ क्या आ गया, माइनस। कहानी खत्म हो गई। अध्रुवीय दोनों हो चुके हैं। अब इसके बाद में देखो, दोनों में अंतर देखते हैं हम कि ध्रुवीय और अध्रुवीय में क्या अंतर है, इसको आप याद कैसे रखोगे। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय में वास्तव में क्या होता है भाई, कि सबसे पहला अंतर कि इनमें इसके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है और इसमें संपाती होता है। पहला तो ये हो जाता है। दूसरा इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर प्रत्येक अणु ऐसा होता है, ऐसा होने की वजह से डी का मान 0 नहीं होता, जिससे प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता, या प्रत्येक अणु का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है। इसमें जो धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र है, प्रत्येक अणु का जो इस प्रकार का डायग्राम होता है, तो डी का मान इसमें 0 होता है। तो डी 0 होने की वजह से प्रत्येक का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना होता है, 0। इसके बाद में इसके एग्जाम्पल होता है HCl, KCl, H2O, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारे, H2, N2, O2, CO2 और ट्रांसफार्मर ऑयल, है ना। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद में चौथा देखो, चौथा इसके अंदर क्या होता है, जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है, यानी ई वेक्टर का मान कितना हो, 0। जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है, तो जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा तो सारे के सारे द्विध्रुव यादृच्छिक रूप से इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि वो एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिससे इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाता है, 0। लेकिन इसमें प्रत्येक का 0 है तो शब्द अपने आप ही क्या होगा, 0 हो जाएगा। हमने डायग्राम पीछे बना रखा, देख लेना, है ना। तो यहाँ पर नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पर अनुपस्थित, क्या होगा, अनुपस्थित होगा। पांचवा इसके अंदर है कि जब हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दें, विद्युत क्षेत्र क्या करते हैं, अप्लाई। तो जब विद्युत क्षेत्र इस पे हम अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करने पर इसके सभी द्विध्रुवों पर एक बलागुण लगता है, जिसकी वजह से वो घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं और इसका एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसके अंदर क्या होगा, इसमें इसके धनावेश और ऋणावेश के अंदर अल्प विस्थापित हो जाते हैं और जिससे पूरे के अंदर क्या हो जाता है, नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें जो घूमकर आते हैं, पहले से द्विध्रुव आघूर्ण होता है लेकिन यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, इसमें अल्प विस्थापित होते हैं। तो दोनों का रिजल्ट तो सेम आ रहा है लेकिन दोनों की कहानी अलग अलग है। यहाँ पर आपको एक खास तौर से ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो आगे, अब इससे आगे अगर आप देखो तो इसमें एक चीज होती है कि हमने ये पढ़ा था कि ये जो आपका जो पदार्थ है इस प्रकार का, यहाँ पर मैंने विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया,
ये प्लस माइनस, तो विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया मैंने, तो इस तरफ तो क्या आ जाएगा माइनस, इस तरफ आ जाएगा प्लस, कैसा होगा। तो यहां पर अगर हम आवेश प्लस क्यू माने और यहां पर माइनस क्यू माने, तो यहां पर क्या आएगा माइनस का क्यू आई और यहां पर आएगा प्लस का क्यू आई। तो यहां पर ये जो क्यू आई है इसको तो हम कहते हैं प्रेरित आवेश, क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश। और यहां पर ये जो प्लस क्यू है इसको हम कहते हैं प्रेरक आवेश, क्या कहते हैं, ये कहीं नाम सुना है क्या आपने, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्रेरण द्वारा आवेशन वाला जो टॉपिक है ना, आवेशन की विधि है, वो वाला मेरा लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने समझा रखा है इनको। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखने की, यहाँ पर ये जो Q है वो नॉट इक्वल टू होता है क्यू आई। अब भाई ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर क्यू आई क्यों लिखते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू उत्पन्न होना चाहिए। तो ये जो पदार्थ है ये परावैद्युत पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, परावैद्युत। अगर इसकी जगह धातु होता, क्या होता, धातु। देखो ये प्लस वाली प्लेट, ये माइनस वाली प्लेट, बीच में पदार्थ रख दे, लेकिन ये पदार्थ है धातु। तो यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू, तो यहाँ पर आवेश आता है क्यू डैश माइनस का और यहाँ पर आता है प्लस का क्यू डैश। तो यहाँ पर क्यू डैश बराबर होता है माइनस का क्यू, यानी जो आवेश उत्पन्न होगा वो इस आवेश के बराबर होगा, विपरीत परिकृत्य का होगा, यानी प्लस वाले के नजदीक माइनस और माइनस वाले के नजदीक प्लस उत्पन्न होगा। ये कैसे होगा, हमने एक सूत्र पढ़ा था, याद करो, कि क्यू डैश बराबर माइनस का क्यू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो जब माध्यम धातु होता है तभी, यानी तभी प्रेरक आवेश प्रेरित आवेश के बराबर होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर धातु नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन आर का मान इसके लिए अनंत नहीं है, तो यहाँ पर ये जो आवेश है वो इससे अलग होगा, इसके बराबर नहीं होगा। ये काफी अच्छा टॉपिक है और हमारे आगे के कई डेरिवेशन में जब हम उसका डायग्राम वगैरह बनाएंगे या उसका जब हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे तब कई विद्यार्थियों को दिक्कत आती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर तो क्यू आई लिखा है सर ने, यहाँ पर क्यों लिखा है। आई का मतलब क्या होता है, इंडक्शन, है ना, यानी प्रेरित आवेश। कौन सा आवेश है, प्रेरित आवेश। अब देखो इसके बाद में प्रेरण द्वारा उत्पन्न हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है मामला। तो इन दोनों की कहानी अलग अलग है, यहाँ पर ध्यान रखना। चालक के अंदर तो क्या होता है, चालक के अंदर तो एक तरफ माइनस आ जाता है, यानी प्लस वाले से आकर्षित होकर, और वो प्लस वाला प्रतिकर्षण की वजह से दूसरे साइड चला जाता है। जबकि परावैद्युत पदार्थ में क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ में आवेश चल नहीं सकता, तो क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, और पास वाले जो प्लस माइनस वाले वो तो कैंसिल कर देते हैं, तो एक तरफ तो माइनस शेष रह जाता है, एक तरफ प्लस, यानी दोनों का प्रभाव ही बचता है। अंदर वाले सारे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, है ना। अब इसके बाद में देखो आगे टॉपिक है वो है ध्रुवण, यानी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है, यानी ध्रुवण क्या होता है। तो जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस आ जाता है, या उसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है ना, छोटी सी 1 नंबर में डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकता है। आगे देखो, अब अगला जो भी हमारा टॉपिक है वो है रैखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। कौन से हैं, रैखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। रैखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। तो भाई रैखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ के अंदर वास्तव में क्या होता है कि रैखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ ऐसे परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिनमें उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। जैसे यह आपका परावैद्युत पदार्थ था, ये दुर्वित हो गया, देखो तो ई वेक्टर इस दिशा में लगाया हमने, तो पी की दिशा, तो देखो देखिए पी की दिशा क्या होगी, पी की दिशा इस दिशा में होगी, पी वेक्टर है ना, क्या होगा, पी वेक्टर। क्या इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर ये जो पी वेक्टर है वो ई वेक्टर के समानुपाती होता है और इसकी दिशा में होता है ना। ये यहाँ पर नेट भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो देखो ये इसके समानुपाती होता है, यानी रैखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें उत्पन्न परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है और उसकी दिशा में होता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, रैखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, है ना। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसके बाद में जो भाई अगला टॉपिक है वो है हमारे ध्रुवण सदिश। क्या है भाई, ध्रुवण सदिश।
तो ये ध्रुवण सदिश क्या चीज है? इसको कहते हैं पोलर वेक्टर। क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर कहते हैं इसको, पोलर वेक्टर। अब देखो इसके बाद में ये दो आपके जो ध्रुवण सदिश है, इस ध्रुवण सदिश के अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ऐसे होती है कि किसी प्रावजित पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न नेट द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं? ध्रुवण सदिश कहते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर, और इसका मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसकी विमा क्या हो जाएगी? m0 L-2 T1, और ये हो गया A1। तो ये इसकी विमा हो गई। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो बाकी काम हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका छोटा सा एक टॉपिक बच गया है, वो हम कल पूरा करेंगे। कल हम पढ़ेंगे विद्युत धारिता। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।